everyone, welcome to Edu Hub with Chandni. Let's embark on a journey of discovery and fun learning together. आज का जो चैप्टर उसका नाम है हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मोनी। ये क्लास 8th का चैप्टर 12th है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स स्पीसीज एक साथ कैसे रह सकते हैं एक अर्थ में रह के एक हार्मोनी बनाए रहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखिए आपके जो चैप्टर है उसमें सबसे पहला टॉपिक है एलिफेंट कॉरिडोर्स। ये ह्यूमन एनिमल्स का कॉन्फ्लिक्ट एक तरफ से बताता है। ये होता क्या देखो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जैसे आपने डेली बेसिस में न्यूज़ सुना होगा कि किसी ऐसे फॉरेस्ट इलाकों में जो विलेज रहते हैं वहाँ पे कोई तेंदुआ आ गया, कोई टाइगर आ गया, उनने क्या अटैक कर दिया ह्यूमंस पर, एनिमल्स पर। तो वो कितना आपने डेली बेसिस में ये न्यूज़ सुनते रहते होंगे। इसमें खाली ह्यूमंस के लिए ही डेंजरस नहीं है, वो जो एनिमल आता है उसके लिए भी खतरा है। उसको भी लोग ज़्यादा ही अनसेफ करके उसको कभी कभी मार देते हैं। तो इससे क्या होता है देखो, वो जो एनिमल्स है वो भी नहीं आना चाहते हैं विलेज में अपना फॉरेस्ट छोड़ के, लेकिन कुछ कारण की वजह से उनको आना पड़ता है। वो रीज़न क्या है देखिए, उसमें क्या होता है जब या तो उनके फॉरेस्ट में उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, वाटर नहीं मिल रहा है, या तो उस क्या है फॉरेस्ट में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, रेनफॉल चेंजेस हो रहे हैं, या कुछ ना कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है देखिए, वो लोग मूव करते हैं, वो अपने फूड के लिए, वाटर के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस देखते हैं। तो इसी वजह से जो एलिफेंट का भी ऐसे विलेज में आया जाया होता है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से क्या बनाया गया है एलिफेंट कॉरिडोर। से आपको दिख रहा है एनिमल्स कॉरिडोर, मतलब ये क्या है एक तरफ से रास्ता बना रहे एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट में जाने के लिए किसी एनिमल्स के लिए। तो वैसे एलिफेंट कॉरिडोर्स भी बनाए जाते हैं कि एलिफेंट सेफली एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट में मूव कर सके विदाउट विलेज लोगों को हार्मफुल किए हुए या उनको कुछ खतरा हो। ठीक है, ये है एनिमल कॉरिडोर एक नॉर्मली जैसे बनाया जाता है। ये होता क्यों है, क्योंकि इंटरकनेक्टेडनेस होता है नेचर को एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट में कनेक्ट करने के लिए। अब देखिए हैबिटेट्स क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ते हैं हम। ठीक है, हैबिटेट मतलब होता है जैसे कोई सा भी ऐसी प्लेस जहाँ हम रह रहे हैं। जैसे हमारा हैबिटेट क्या है, हम जिस प्लेस में रह रहे हैं, जैसे अभी हम नॉर्मल अगर सपोज कि आप प्लेन एरिया में हैं, ठीक है, ये आपका हैबिटेट है। अगर आप सडनली आपको पहुंचा देंगे हम एकदम हाई एल्टीट्यूड वाली प्लेस में, तो आपको कितना डिफिकल्ट होगा, वहाँ ब्रेथ करने में डिफिकल्ट होगा, आपको कुछ टाइम उधर का सर्वाइव करने में आपको परेशानी हो जाएगी। जैसे आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं लोग, तो उनको कितना दिक्कत होता है, जैसे माउंट एवरेस्ट में होता है कितने लोगों की डेथ हो जाती है वहाँ जाके, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है, प्रॉपर वो रह नहीं पाते। लेकिन जो माउंटेन पे ऑलरेडी रह रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत हाई एल्टीट्यूड में लोग रहते हैं, वो कैसे रह लेते हैं, क्योंकि वो वहाँ के हैबिटेट है, वो वहाँ पर रहने के लिए अपने आप को उन्हें उस तरह बना लिया है। तो जो लैंड में रह रहे हैं और जो वाटर में रह रहे हैं उनके लिए अलग हैबिटेट है। अब जैसे फिश है, फिश रहती है वाटर में, उसको लगा दिया हम लैंड में ला देंगे, वो क्या करेगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो जो जहाँ रहने के लिए सर्वाइव कर सकता है वही उसका हैबिटेट होता है। ठीक है, अब बायोटिक पढ़ लेते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बायोटिक्स बस ये समझ लीजिए जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सारे बायोटिक के अंदर आ गए। ठीक है, एनिमल्स, माइक्रो, आपके बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट्स, ह्यूमंस सारे बायोटिक में आ गए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब आ जाते हैं बायोटिक कंपोनेंट में। लेकिन अबायोटिक क्या हो गए, अबायोटिक वो हो गए जैसे एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, जो हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है लेकिन हमारे लिए यूजफुल है, वो हो जाते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। जैसे सॉइल है, सॉइल तो खुद में कुछ नहीं है कि मतलब वो सांस नहीं ले सकता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन उस सॉइल से कितना डिपेंड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर मान लीजिए सॉइल नहीं है, लैंड नहीं है, किसी को कितना डिफिकल्ट हो जाएगी। वाटर, वाटर एक क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट है, लेकिन वो वाटर कितने सारे स्पीसीज की क्या है, जिंदगी है। अगर फिश को इनको बाहर निकाल दिया वाटर से, वो उसी टाइम मर जाएंगी। तो कितना ये जो अबायोटिक कंपोनेंट्स है नॉन लिविंग है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो हम जैसे हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं पॉन्ड। पॉन्ड क्या है देखो, पॉन्ड एक अबायोटिक कंपोनेंट है, उसमें कोई लिविंग थिंग्स नहीं है कि वो खुद में कुछ नहीं है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन उस पॉन्ड में कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, कितना बायोटिक कंपोनेंट है। फिश रह जाते हैं पॉन्ड में, फ्रॉग्स रहते हैं, एल्गी रहते हैं, ये सारी चीज किसमें है, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट अबायोटिक के अंदर है। देखिए वाटर, सॉइल, सनलाइट, ये सारे अबायोटिक कंपोनेंट है, लेकिन जो इतने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके लिए ज्यादा यूजफुल है। देखिए अब ये हमने हैबिटेट पढ़ा कि जहाँ पर जो रह रहा है उनका लिविंग प्लेस ही उनका हैबिटेट है। तो वैसे पॉन्ड सबसे पहले पढ़ते हैं पॉन्ड हैबिटेट। पॉन्ड मतलब जैसे वाटर के अंदर रहने वालों का अलग ही हैबिटेट है। जैसे फ्रॉग भी हो गया, फ्रॉग ऐसा है कि जो लैंड में भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है, लेकिन जैसे फिश हो गया, ये सब इनके लिए पॉन्ड हैबिटेट है। फॉरेस्ट हैबिटेट में आपको दिखेगा फॉक्स दिखेगा, रैबिट दिखेगा, टाइगर दिखेगा, लॉयन दिखेंगे, इन सब के लिए फॉरेस्ट हैबिटेट। अब देखिए, अब हम देखते हैं पॉपुलेशन एंड कम्युनिटीज में क्या डिफरेंस है। देखिए पॉपुलेशन, जैसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है, कम्युनिटीज हमारे यहाँ ये कम्युनिटीज है, बोलते हैं ना, बहुत बार सुना होगा पॉपुलेशन कम्युनिटीज। अगर हम बोले हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, मतलब इनमें डिफरेंस क्या है। जैसे आपको ये दिख रहा है, ये सारे क्या है, ये सारे पेंगुइन्स है ना, ये
इतने सारे पेंगुइन्स, ये क्या है, खुद की एक पॉपुलेशन है, ये ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज है। जहाँ भी पॉपुलेशन की बात करेंगे, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बोलता है, ह्यूमंस तो ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन दिखते हैं, किसके 4 हाथ 5 हाथ, ऐसा तो नहीं है ना। सिंपल ह्यूमंस के कितना होते हैं, 2 हाथ होते हैं 2 पाँव होते हैं। तो ऐसे ही देखिए इतने सारे पेंगुइन्स है, ये खुद की एक क्या है, पॉपुलेशन है। वैसे ह्यूमन पॉपुलेशन हुई, टाइगर्स की पॉपुलेशन हुई, एलिफेंट पॉपुलेशन हुई, तो जो खुद की एक सेम ग्रुप में जो रहते हैं वो उसको बोला जाएगा पॉपुलेशन। लेकिन अगर हम बात करें कम्युनिटी की बात करते हैं, जैसे हमारी बोलते हैं हमारी कम्युनिटी बहुत अच्छी है। कम्युनिटी मतलब जैसे पेंगुइन भी है, लेकिन वहाँ पे और एनिमल्स भी रह रहे हैं। जैसे आपने बोला फॉरेस्ट में कितनी सारी कम्युनिटीज़ रहती है। वहाँ पे आपको दिखेगा लॉयन भी दिखेगा, टाइगर भी दिखेगा, फॉक्स भी दिखेंगे, ठीक है? इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स एक जगह पे अगर रह रहे हैं, वो एक कहा जाएगा उसको कम्युनिटी, ठीक है? अगर मान लीजिए सिर्फ एक सिंगल स्पीशीज़ है, वहाँ पे और कोई रह ही नहीं रहा है, तो क्या होगा कि वहाँ पर फूड का परेशानी होगी। जैसे मान लीजिए अगर एक ही है, अगर सिर्फ वहाँ पे हमारे क्या रह रहे हैं, टाइगर्स ही टाइगर्स है और कुछ नहीं है वहाँ पे, खाली एक टाइगर्स रह रहे हैं एक प्लेस में, तो उनके लिए सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो जाएगा। वो तो कार्निवोरस होते हैं, किसी और पे, किसी अदर एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं उनको खा के। अब वहाँ पर दूसरे एनिमल्स है ही नहीं, तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे ना। तो इस वजह से अगर एक ही स्पीसीज एक ही जगह है, तो वो हमारी क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है। अगर सारी स्पीसीज एक ही जगह पे है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है, तो वो उसके लिए प्रॉपर कम्युनिटी होती है, एक फूड चेन चलता है। जैसे ये देख लीजिए, ये इंडिविजुअल है, अगर इंडिविजुअल रहे तो इसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है? पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये कम्युनिटी है। अगर पॉपुलेशन के साथ साथ कम्युनिटी भी है, यहाँ देखिए डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज है, रैबिट है, अलग अलग और हैं, तो वो क्या बनता है, एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनता है, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कुछ एनिमल्स होते हैं कार्निवोरस है, कुछ क्या है ऑम्निवोरस होते हैं, और कुछ हर्बिवोरस होते हैं। हर्बिवोरस तो प्लांट ले लेंगे, लेकिन जो कार्निवोरस है तो वो अदर एनिमल पे डिपेंड करते हैं ना, वो अदर एनिमल्स को खा के करते हैं। अगर वहाँ पर डिफरेंट एनिमल्स होंगे ही नहीं अपनी कम्युनिटीज के, तो अपनी ही कम्युनिटीज के लिए उनका दिक्कत हो जाएगी। सो देखो, अब हम पढ़ते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, एक तरफ से पॉलिनेशन मतलब है जैसे आपको फर्टिलाइजेशन होता है फ्रूट का, सीड का। आपने किसी पेड़ में देखा होगा, पहले फ्लावर्स लगते हैं, मैंगो देखेंगे उनके फ्लावर्स लगते हैं, ऐसे नहीं कि सीधे एक मैंगो लग गया, पहले उसके फ्लावर्स लगता है, उस फ्लावर्स में पॉलिनेशन होता है, वो पॉलिनेशन सीड्स में बनता है, फ्रूट बन जाता है। तो ये प्रॉपर पॉलिनेशन होता है, ठीक है? पॉलिनेशन में क्या क्या होता है, ये आपने ये सीपल देखा होगा, ये इस पार्ट को बोला जाता है। अगर ये हम ये वाला फ्लावर लेते हो, इसका ये जो पार्ट होता है पत्ते, तो सीपल का पेटल्स कहा जाता है, इनकी पंखुड़ियों को, ये है पेटल्स, ठीक है? स्टिमन, ये आपको दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रही है ये स्टिमन है, और ये पॉलिन ट्यूब है, ठीक है? जो ये स्टिमन होता है, अगर फ्लावर का मेल पार्ट कहा जाता है, ठीक है? और ये जो कार्पेल्स होते हैं जो इसके अंदर रहते हैं, पॉलिन्स के अंदर, वो रहते हैं हमारे क्या, फीमेल्स का माना जाता है फ्लावर्स पे। ये खुद ही में क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन भी करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन तो कर रहे हैं, लेकिन एक फ्लावर है दूसरे फ्लावर के साथ भी पॉलिनेशन कर रहा है। वो कैसे कर रहे हैं, फ्लावर तो स्टेबल रहते हैं, अपनी प्लेस से दूसरी जगह नहीं जा सकते, लेकिन उस फ्लावर का जब हवा चलती है, तो उसके जो क्या होते हैं, स्टिमन्स होते हैं, ये सारी चीजें दूसरे फ्लावर में चले जाते हैं। कैसे जाते हैं, या तो हवा चल रही हो, या तो कोई क्या आ रहा है, कोई इंसेक्ट हो या बर्ड्स हो, क्या करते हैं, एक फ्लावर्स में बैठ के दूसरे फ्लावर में बैठते हैं, तो उनको ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलिन मतलब फर्टिलाइजेशन होना। तब या तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा खुद में ही, या तो दूसरे में होगा। कैसे होगा, वो ट्रांसफर ऑफ पॉलिन होगा। और उनको कौन कराता है, उनको विंड कराएगी, वाटर कराएगा, या इंसेक्ट्स कराएंगे, बर्ड्स कराएंगे, ये सारी चीजें हमारा इस तरह से पॉलिनेशन होता है, ठीक है? इस चैप्टर में ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाया गया आपको, इसके अंदर बस नॉर्मल की फ्लावर्स के पार्ट क्या है, पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन बस इतना है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन, जितना भी हमारा किसका पॉलिन का ट्रांसफर हो रहा है, और क्या हो रहा है, पॉलिनेशन का ट्रांसफर होने के बाद वो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसमें क्या फर्टिलाइज हो रहा है, तो फिर उससे क्या बनेगा, सीड्स बनेंगे, फ्रूट्स बनेंगे। यही है प्रॉपर पॉलिनेशन। और इसके एजेंट क्या है, इनको कराता कौन है, विंड कराएगा, वाटर कराएगा, इंसेक्ट्स, बैट्स और बर्ड्स, ये है। और ये टाइनी एजेंट्स, जैसे टाइनी एजेंट्स जैसे बी हो गए, बटरफ्लाइज, प्ले अ ह्यूज रोल इन अ फूड प्रोडक्शन। ये जो बर्ड्स हो जाती है, ह्यूज बटरफ्लाइज होती है ना, बीज होती है, वो ज्यादा बैठती है, आपने देखा होगा फ्लावर्स में। आपने बर्ड को तो उतना नहीं देखा होगा, लेकिन जैसे बीज होती है, बटरफ्लाइज होती है, वो कितना फ्लावर्स में बैठती है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। ये बहुत ह्यूज रोल कराता है प्रोडक्शन का, कि फ्लावर से क्या होना। आपने देखो सीड, एक आपने कोई फ्लावर बोया है, ठीक है, फ्लावर है किसी लैंड में, तो आपने देखा होगा वो थोड़े से दूर प्लेस में भी आपने लगाया, एक जगह दूर प्लेस में भी वो अपने आप उग गया। अपने आप कैसे होगा, वो आपने तो एक प्लेस में लगाया, उसका कुछ डिस्टेंस बाद आपको दिखा होगा कि वो ही फ्लावर का बीज कुछ टाइम बाद आपको उसका पौधा दिखता होगा वहां पे। लेकिन ऐसा क्यों दिख रहा है, आपने तो बोया एक जगह। तो वो इस वजह से होता है कि जो बीज होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं सीड्स का। जब भी ट्रांसफर होता है तो एक सीड गिर जाते हैं रास्ते में कहीं, तो उधर भी वो क्या बन जाता है, नया पौधा उग जाता है। तो इतना ज्यादा ह्यूज रोल होता है इनका। अब देखिए रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये हमारे पहले फिश स्टडी, मतलब कि क्या क्या ऑर्गेनिज्म का हमारा रोल होता है। देखिए मतलब इसमें ये बता रहे हैं कि एक से ऐसा नहीं कि एक ही जानवर या कोई भी स्पीसीज है अपने पे ही डिपेंड है। देखो पूरा एक साइकिल चलता है,
कि ऐसा नहीं कि अभी फिश है, फिश रह रही है वाटर में, लेकिन लैंड से कोई उसका लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता ना कि जो फिश वाटर में है उसको लैंड से कोई कनेक्शन नहीं है। देखो उसका भी बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। जो फिश होती है वो किसको लेती है, लार्वास को लेती है, ड्रैगन्स को लेती है। ये कहाँ से आते हैं, ये ड्रैगन्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ देखिए ये फिश है, फिश के लिए कौन सा ये क्या करती है, फिश लार्वा ड्रैगन फ्लाई को ईट करती हैं। फिर ये अगर बड़े हो जाए तो ये ड्रैगन फ्लाई बनता है, फिर ये बीज बनते हैं। बीज क्या करती हैं, बीज करती है हमारी क्या, जितने भी हमारे सीड्स को ट्रांसफर करने का काम करती है। अभी हमने पढ़ा तो मोर पॉलिनेशन होगा, मोर सीड लगेंगे, मोर फ्लावर्स होंगे, मोर पौधे बनेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर प्रोसेस रहता है कि फिश ईट ड्रैगन फ्लाई लार्वा, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई का लार्वा, और फिर ड्रैगन फ्लाइज कुछ उड़ जाते हैं, मोर बीज बटरफ्लाइज बनते हैं, फिर बेटर पॉलिनेशन होता है, मोर सीड्स होते हैं। तो ऐसे ही सब एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरकनेक्टेड है। देखो इकोसिस्टम आर चेन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, रिमूविंग वन स्पीसीज चेंज एवरीथिंग। अगर एक स्पीसीज को भी हटा दिया तो सब चीज चेंज हो जाएगा। यही चीज है कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब देखिए इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम, हमने बायोटिक अबायोटिक पढ़ा कि बायोटिक कौन से हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अबायोटिक कौन से, जैसे सॉइल हो गए, हमारा वाटर हो गया, एयर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये अबायोटिक है लेकिन हमारे लिविंग के लिए बहुत जरूरी है। देखो इनका इंटरकनेक्शन कैसे होता है, ये इकोसिस्टम में कैसे होता है। जैसे हम बात करें बायोटिक, बायोटिक अबायोटिक का कैसे रिलेशन होता है। देखो फिश क्या करती है, अपने ले एग्स करती है ना, कहाँ पे, इन वाटर पे करती है। वाटर क्या हो गया, वाटर हो गया, अबायोटिक हो गया। लेकिन फिश की जरूरत क्या है, वाटर है, और लेज भी करती है वाटर पे। तो कितना जरूरी है बायोटिक से, अबायोटिक कैसे डिपेंड करता है। अर्थवर्म इन द मोस्ट सॉइल, अर्थवर्म्स कहाँ पे रहते हैं, सॉइल में रहते हैं ना, जहाँ पे मॉइस्चराइजर रहता है, जैसे अर्थवर्म दिख रहा है आपको, ये है अर्थवर्म, ठीक है। तो ये इनके लिए कितना जरूरी है सॉइल। बायोटिक बायोटिक बायो अबायोटिक अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कितना जरूरी है। सनलाइट रेस, अगर सनलाइट नहीं बढ़ेगा तो क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर इवेपोरेट होगा, वाटर इवेपोरेट होगा तो क्या है, वही वाटर क्या हो जाएगा, वाटर साइकिल बन के, बारिश बन के, बादल बन के दोबारा से क्या होगा, बारिश के फॉर्म में वापस आ जाएगा। तो इतना ज्यादा क्या, अबायोटिक अबायोटिक भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब बायोटिक बायोटिक जैसे नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग कैसे कनेक्ट है, फ्रॉग ईट्स इंसेक्ट। अगर बायोटिक बायोटिक नहीं रहेंगे तो फ्रॉग के पास क्या होगा खाने के लिए ना, तो फ्रॉग ईट इंसेक्ट्स, स्नेक ईट्स फिश। ये क्या है, बायोटिक से बायोटिक का इंटरेक्शन। अब देखो इकोसिस्टम टाइप है, एक एक्वेटिक होता है, एक टेरेस्ट्रियल होता है। ये मतलब क्या होता है, देखो एक्वेटिक मतलब होता है जितने भी स्पीसीज है जो वाटर बॉडी में रहती है, ठीक है, जैसे पाउंड हो गया, रिवर, लेक्स, ये तो हमारे हो गए एक्वेटिक। एक्वेटिक बॉडीज मतलब कि जितने भी स्पीसीज रह रहे हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। अगर बोलेंगे नॉर्मल एक्विटीज बोले तो नॉर्मल एक्विटीज मतलब होता है पॉन्ड, रिवर, लेक्स, जहाँ पे भी वाटर बॉडी है। और टेरेस्ट्रियल बोले तो फॉरेस्ट, फार्मर, ट्रीज, जहाँ पे भी लैंड की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे टेरेस्ट्रियल है। लेकिन एक्विटिक एनिमल्स बोले, जितने भी एनिमल्स हमारे कहाँ रह रहे हैं, वाटर बॉडी के अंदर रह रहे हैं, वो एक्विटिक एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल जितने भी एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, कहाँ रह रहे हैं, लैंड में रह रहे हैं, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब हम पढ़ते हैं फूड चेन्स ऑफ फूड वेब। सबसे पहले हम फूड चेन देख लेते हैं। फूड चेन है क्या, देखो फूड चेन मतलब है कि इसको कौन खाता है, एक प्रॉपर चेन चलती रहती है। जैसे ये ग्रास है, इस ग्रास को सबसे पहले कौन खाएगा, ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास हॉपर को। लेकिन ये ग्रास हॉपर खा किसको रहा है, इसको खा रहा है, ग्रास को। लेकिन ग्रास हॉपर को कौन खा लेगा, ग्रास हॉपर को खा लेगा फ्रॉग। ये फ्रॉग खा लेगा ग्रास हॉपर को। और इस फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा। स्नेक को कौन खाएगा, ईगल खा लेगा। तो ऐसा ही एक प्रोसेस है, एक को एक खा लेता है। देखो इस तरह ही एक प्रॉपर फूड चेन चलती है कि पहले क्या है, ग्रास को कौन खा लेता है, ग्रास ऊपर खा ले रहा है, फिर फ्रॉग खा ले रहा है, फ्रॉग को स्नेक्स खा लेंगे। मतलब सब एक दूसरे पे कनेक्टेड है। अगर देखो ग्रास ही नहीं होगा तो ग्रास ऑपर ही नहीं होगा, अगर ग्रास ऑपर ही नहीं होगा तो फ्रॉग क्या खाएगा, फ्रॉग नहीं होगा तो स्नेक्स क्या खाएगा। मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर एक चीज भी हमने हटा दिया तो पूरा फूड चेन क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाएगा, इनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तभी एक है डिफरेंट डिफरेंस। ईगल को ग्रास से कोई लेना देना नहीं, लेकिन प्रॉपर ही इनडायरेक्टली वो उससे कनेक्टेड है, ठीक है। और इसी पैरामिड को कहा जाता है फूड पैरामिड भी कहा जाता है, जो क्या होता है, कहाँ से होता है स्टार्ट, बेस से स्टार्ट होगा और लास्ट में कहाँ पे, कार्निवोरस पे खत्म होता है। कार्निवोरस कौन होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खा के जिंदा रह सकते हैं, ठीक है, वही होता है कार्निवोरस एनिमल्स, ठीक है। फूड वेब देखो, फूड वेब इंटरकनेक्टेड चेन्स, ये इस डायग्राम से समझते हैं। फूड वेब है क्या, देखो फूड वेब क्या हुआ, फूड वेब है कि एक दूसरे से कनेक्ट है, सब डिफरेंट डिफरेंट चीजों से कनेक्ट है, जिससे क्या है, इंटरकनेक्टेड चेन है रहता है। एक वो तो प्रॉपर एक फूड चेन चला था, ये इंटरकनेक्टेड एक जाल, वेब मतलब एक तरफ से पूरी जाल बन रखी है। देखो ग्रास को कौन खा रहा है, माउस भी खा रहा है, ग्रास ऑपर भी खा रहा है, रैबिट भी खा रहा है, लेकिन इस रैबिट को ईगल भी खा ले रहा है, कोई और भी खा ले रहा है, ठीक है, आउल खा ले रहा है, किसको, माउस को कौन खा ले रहा है, फॉक्स भी खा रहा है और आउल भी खा रहा है। और यहाँ देखो
ये ग्रास हॉपर को कौन कौन खा रहा है? ग्रास हॉपर को फ्रॉग तो खाएगा खाएगा, बर्ड भी खा रहा है। इस बर्ड को कौन खाएगा? स्नेक्स खा लेगा। ऐसे देखो, इस स्नेक्स को कौन खा लेगा? ईगल खा सकता है, फ्रॉग भी खा सकता है, ठीक है। ये पूरा डिफरेंट, ये पूरा जो चेन है ये फूड वेब का आता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि एक प्रॉपर कि ग्रास हॉपर को सिर्फ फ्रॉग खा सकता है, ऐसा नहीं। ग्रास हॉपर को बर्ड भी खा सकता है, कोई और भी खा सकता है, ऐसे पूरा एक फूड वेब चलता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं डिकम्पोजर और रिसाइकलिंग। हमारा इतने सारे लिविंग बीइंग्स हैं कहाँ? हमारे अर्थ में। तो अगर डिकम्पोजर और रिसाइकलिंग का प्रोसेस अगर हमारे अर्थ में नहीं होगा, कितना डिफिकल्ट होगा। ये कितने सारे एनिमल्स होते हैं, क्या होते हैं, वो डेड हो जाते हैं, ह्यूमन्स हो जाते हैं, ह्यूमन एक्सपायर हो जाते हैं। तो क्या होता है, देखिए उनकी जो बॉडी होती है उसको भी तो डिकम्पोज होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए अगर बॉडी डिकम्पोज ही नहीं होगी तो कितने जितने लिविंग हैं उतने ही डेड बॉडी, ज़्यादा पूरी जगह डेड बॉडी दिखेगी अगर वो डिकम्पोज नहीं होगी तो डिकम्पोज बहुत जरूरी है। उस डिकम्पोज को करता कौन है? हमारा फंगी और बैक्टीरिया। ये हमारे अर्थ के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। हमारी फंगी हो गए, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गन, ये क्या करते हैं? जितनी भी डेड बॉडी होती है उनको क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। उनको किसमें? न्यूट्रिएंट टू सॉइल में कन्वर्ट कर देता है। आपने देखा होगा कहीं भी एक प्लेस में अगर आप कुछ वो कर दो, आपको कुछ मरा हुआ कोई एनिमल दिखता है, आप देखोगे कि वहाँ पे स्मेल आती है, कुछ दिन तक आती रहती है। कुछ टाइम बाद, आप कुछ हफ्ते बाद देखोगे तो वहाँ पे एकदम साफ हो जाता है, वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखता कि यहाँ पर कोई जानवर भी मरा हुआ था करके। वहाँ एकदम से क्या हो जाता है? सॉइल एकदम क्लीन हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जो फंगी बैक्टीरिया होते हैं उस डेड बॉडी को पूरा डिकम्पोज उसको सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो ही सॉइल हमारे क्या फर्टाइल होती है, ठीक है। डिकम्पोजर कौन है? फंगी बैक्टीरिया, जो किसी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं। रोल क्या होता है इनका? ब्रेक डाउन द डेड मैटर्स को करना, और इससे क्या होता है? रिटर्न न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल, सॉइल को दोबारा से उसका न्यूट्रिएंट्स मिल जाना। एग्जांपल मशरूम ऑन डेड लॉग्स। देखो उससे क्या हुआ? न्यूट्रिएंट्स मिला, तो उसमें क्या है? न्यूट्रिएंट्स से हमारे क्या मिला? उसी डेड लॉन्ग में क्या बन गया? हमारा मशरूम हमारा हो गया। और ये क्या करता है? नेचर वेस्ट नथिंग। नेचर क्या करता है? वेस्ट कुछ भी नहीं करता। जो हमारे नेचर में, हमें नेचर से मिला हुआ है वो कुछ भी वेस्ट नहीं करता। वो दोबारा क्या कर देते हैं? उस चीज को डिकम्पोज करके और सॉइल बना देते हैं। जैसे हमारे नेचर से हमें क्या मिला हुआ है? हमें ट्री मिले हुए हैं। ट्री भी अगर क्या हुआ है, अगर ट्री भी क्या हो जाए, उखड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वो भी कुछ टाइम बाद गायब हो जाएंगे वहां से। ट्री भी डिकम्पोज हो जाती है और एक सॉइल को फर्टाइल कर देती है, ठीक है। ट्री हो गया, ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गए, जितने भी नेचर से मिले हुए, अगर उनको कुछ हो गया, मतलब अगर डेड हो गया, तो वो दोबारा से सॉइल को ही दोबारा से न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। अब देखिए, अब माइग्रेटरी बर्ड्स देखते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स मतलब जैसे हमने देखा होगा कि हमारा जितना भी हमने क्या पढ़ा कि हमारा सीड्स होते हैं, इतने पेड़ उग जाते हैं नई जगह में, बिना सीड्स के भी उग जाते हैं। वो कैसे होते हैं? वो माइग्रेटरी बर्ड्स के कारण होते हैं। कितने सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कहें दूसरे इन्वायरमेंट में रहते हैं। मतलब जैसे अगर मान लीजिए कुछ राजस्थान में कुछ ऐसे पौधे हैं जो राजस्थान में मिलते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखेंगे दूसरी जगह भी मिलने लग गए। वो कैसे मिलते हैं? इन्हीं बर्ड्स के कारण मिलते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो एक प्लेस से दूसरी जगह जाते हैं अपने फूड के लिए, या किसी क्लाइमेट चेंज की वजह से वो बहुत माइग्रेट करते हैं। वो और माइग्रेट भी ऐसा नहीं कि थोड़ा बस यहीं से दूसरे शहर में पहुंच गए, ऐसा नहीं। वो डिफरेंट किलोमीटर करते हैं। वो बल्कि कंट्री टू कंट्री भी माइग्रेट कर सकते हैं, इतना ज्यादा कैपेबिलिटी होती है बर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो वो माइग्रेट बर्ड्स क्या करते हैं? पॉलिनेट्स करते हैं। क्या कर रहे हैं? सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, फिर वो पॉलिनेट्स कर रहे हैं, सीड डिस्पर्स कर रहे हैं और पेस्टल कंट्रोल करते हैं। जितने भी कीड़े मकोड़े थे उनको खा लेते हैं ना बर्ड्स। तो इस वजह से बहुत ह्यूज रोल होता है माइग्रेटिक बर्ड्स का। जैसे डोमिशियल कार्नेज, ये एक बर्ड है, कहाँ है? इन राजस्थान में। ये बहुत फेमस है एक माइग्रेटरी बर्ड के नाम से, ठीक है। ये देखो इस तरह दिखता है, कितना सुंदर है। देखो ये पूरा उसका बर्ड का माइग्रेशन जब वो चलता है। आपने देखा होगा आसमान में कभी कभी बर्ड एक साथ इतनी जगह जा रहे हैं, कभी कभी तो एक या दो दिखते हैं, लेकिन कभी कभी दिखते हैं आपको बहुत सारी बर्ड एक साथ जा रही है, वो माइग्रेट हो रही होती है, ठीक है। और ये देखो कितनी ब्यूटीफुल है, ठीक है। ये कहाँ पे फेमस है? किधर के लिए? ये राजस्थान के लिए फेमस है। जब माइग्रेट हो जाते हैं राजस्थान में भी एक जगह पहुंचती है। नाउ अब हम देखते हैं वन चेंज लीड्स टू अनदर, मतलब एक चेंज करने पे दूसरे पे कैसे इफेक्ट पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें क्या, अगर ये वाटर बॉडी का जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो वाटर के अंदर रहते हैं, वो प्लांट्स अगर मर जाएंगे तो फिर क्या होगा? लेस ऑक्सीजन होगा वाटर में, लेस ऑक्सीजन रहेगा तो फिश डाई कर जाएंगी। फिश मर गई तो क्या? इंसेक्ट्स बढ़ेंगे, इंसेक्ट्स बढ़ेंगे तो आसपास के जो कितने हैं जो प्लांट्स है वो डैमेज होने लग जाएंगे। तो प्लांट्स डैमेज होंगे तो कितना इफेक्ट पड़ेगा, देखिए। तो मतलब यह है कि अगर चेन रिएक्शन में ये है, अगर एक चीज को भी डैमेज हो गया तो नाउ अब हम देखते हैं वन चेंज लेड टू अनदर, मतलब एक चेंज दूसरे पे किससे इफेक्ट करता है। अगर छोटा सा चेंज हम कर दे तो दूसरे पे कितना इफेक्ट कर रहा है, देखिए यहाँ पे। देखिए अगर वाटर बॉडी में अगर कोई प्लांट है, अगर वो क्या हो जाए, मर जाए, अगर सारे प्लांट्स मर जाएंगे, क्या होंगे? ऑक्सीजन लेस हो जाएगा वाटर में। अगर ऑक्सीजन लेस हो जाएगा तो फिश को भी तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना, तो फिश भी डाई हो जाएगी।
फिश डाई हो जाएगी, जो उसके इंसेक्ट्स है वो बढ़ जाएंगे, इंसेक्ट्स बढ़ेंगे, आसपास के जो प्लांट्स है वो डैमेज होंगे, प्लांट्स डैमेज होंगे तो ह्यूमंस पे, एनिमल्स पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। सो एक छोटा सा चेंज पूरा इन्वायरमेंट को हमारा क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे हमारा क्या पॉल्यूशन, पॉल्यूशन है, प्लांट्स डाई हो जाएंगे, लेस ऑक्सीजन, यही हमने बता दिया अभी कि किसमें, फार्मर यूज पेस्टिसाइड करेंगे, इंसेक्ट्स को मारने वाली दवाई यूज करेंगे फार्मर, तो क्या होगा, सॉइल वाटर डैमेज, सब डैमेज हो जाएगा। सो एक छोटा सा चेंज क्या होता है, हमारा पूरा इकोसिस्टम को डैमेज कर सकता है। तो जैसे फ्रॉग लेस को एक्सपोर्ट करते हैं, अगर फ्रॉग के जो लेग्स होते हैं, जो अंडे होते हैं, अगर वो कम हो जाएंगे तो फ्रॉग कम हो जाएंगे, फ्रॉग कम हो जाएंगे तो आपको पता है मोर पेट्स हो जाएंगे, मोर पेस्टिसाइड्स हो जाएंगे, और फिर से इन्वायरमेंट हार्म करेगा। मतलब एक एनिमल्स भी कितना डिपेंड करता है पूरे हमारे इन्वायरमेंट। सो स्मॉल चेंज बिग कॉन्सिक्वेंस इन एनवायरनमेंट, मतलब एक छोटा सा चेंज एक बहुत बड़ा क्या हो जाता है हमारा इकोसिस्टम में कॉन्सिक्वेंस, एक हमारा क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ परेशानी हमारे इकोसिस्टम में आ जाएगी, हमारे इकोसिस्टम को उसका कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा अगर छोटा सा चेंज हो जाएगा। अब देखिए बैलेंस इकोसिस्टम क्या होता है, बैलेंस में सबसे पहले होना चाहिए कंपटीशन। कंपटीशन मतलब अगर हमारे इन्वायरमेंट में कंपटीशन ही नहीं रहेगा तो कैसे एक बैलेंस इकोसिस्टम बनेगा। मतलब कंपटीशन मतलब समझिए, जैसे कि अगर आप एग्जांपल ले लिए, अगर सपोज करिए कोई भी एनिमल्स कार्निवोरस नहीं होते, कार्निवोरस मीन्स जो क्या करते हैं, अदर एनिमल्स को खा के जिंदा रहते हैं। अगर कोई भी कार्निवोरस नहीं रहेंगे, सब हर्बीवोरस रहेंगे, तो कैसा होगा देखिए, सारे हर्बीवोरस खाएंगे, सारे एनिमल्स हर्बीवोरस खाएंगे, सिर्फ प्लांट्स को खा के ही जिंदा रहेंगे वो तो क्या होगा देखिए, तो प्लांट्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी और जो एनिमल्स रहेंगे वो ज़्यादा जिएंगे, मतलब ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, उनको खाने वाला कोई नहीं होगा, सब हर्बीवोरस होंगे तो क्या होगा, उनका पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो इसी वजह से कंपटीशन होता है, मतलब कि कार्निवोरस को कौन कौन खाएगा, ऑमनिवोरस खाएगा, एक प्रॉपर फूड चेन चलता है। जैसे ये फिश है, देखो फिश अगर ये इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट को अगर इंसेक्ट्स रहेंगे, फिश खाने वाली नहीं होगी तो इंसेक्ट्स कितना डैमेज कर देंगे। इंसेक्ट्स को कौन खाता है, फिश खाएगी, फिश को कौन खाएगा, ये बर्ड्स खाएंगे। एक प्रॉपर क्या चलेगा, एक फूड चेन चलेगा। अगर ये नहीं चलेगा तो हमारा क्या होगा, इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तभी इस वजह से कंपटीशन होना चाहिए, मतलब एक दूसरे को खाने का कंपटीशन चलता है, यही कंपटीशन एक कंट्रोल करता है पॉपुलेशन को। अब दूसरा देखिए रिलेशनशिप क्या रहता है, इकोसिस्टम में भी हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप होना चाहिए। कैसे होना चाहिए देखो, सबसे पहले आ जाता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, म्यूचुअलिज्म होता है कि दोनों साइड से बेनिफिट हो रहा है। जैसे कि हम कहते हैं ना, हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मतलब एक दूसरे को एक प्रॉपर तरीके से दोनों को ही बेनिफिट होना चाहिए। जैसे हमारा हो जाता है बी एंड फ्लावर, हमारा हम ऐसे नहीं कह सकते कि जो बी होता है वो फ्लावर से उसका क्या ले लेता है, नेक्टर ले लेता है, फ्लावर्स का डैमेज कर देगा, ऐसा नहीं होता है। कि बी अगर फ्लावर्स में आएंगे नेक्टर लेने, तो बी क्या कर रहे हैं, हमने पढ़ा इस चैप्टर में स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, जो बी क्या करते हैं, प्लांट्स को क्या करते हैं, पॉलिनेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उनके सीड्स बजाते हैं, पॉलिनेट करते हैं। तो इस वजह से जो बी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट्स का पॉलिनेशन होने में, फर्टिलाइजेशन होने में। सो बी क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वाला डायग्राम दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है देखिए, इसमें जो बी है वो क्या हो रहा है, फ्लावर से क्या ले रही है फ्लावर से नेक्टर ले रहे हैं, लेकिन और फ्लावर को क्या मिल रहा है, फ्लावर को भी क्या मिल रहा है, फ्लावर भी हमारा क्या पॉलिनेट हो रहा है, फ्लावर्स गेट पॉलिनेट, मतलब ये भी हैप्पी है, फ्लावर भी हैप्पी है, बी भी हैप्पी है, दोनों साइड हैप्पी है ना, यहाँ पर ग्रीन दिख रहा है आपको, दोनों हैप्पी है। अब देखिए दूसरा होता है कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म मतलब होता है एक को बेनिफिट होना, दूसरे को बेनिफिट भी नहीं हो रहा तो कुछ इफेक्ट भी नहीं कर रहा, ये ऑर्चिड है, ये क्या होता है, गेट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब ये इनको, ये फ्लावर्स निकल रहे हैं किसी ब्रांच में से, तो क्या हो रहा है, ये तो हैप्पी है, इसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है ब्रांच से, लेकिन जो ब्रांच है वो हैप्पी है क्या, हैप्पी नहीं है, लेकिन कुछ उदास भी नहीं है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ब्रांच में कोई ही अनइफेक्टेड हो रहा है। तो ये भी एक कौन सा है, कॉम्युनिज्म, एक रिलेशनशिप है जिसमें एक को बेनिफिट हो रहा है, एक को अनइफेक्टेड हो रहा है, उसको ना ही बेनिफिट हो रहा है ना ही कुछ हार्म्ड हो रहा है। और देखिए अब हम हमारा तीसरा है पैरासिटिज्म। इसमें क्या हो रहा है, एक को तो बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को हार्म हो रहा है। जैसे कि हमारे डॉग्स में क्या होते हैं, वो स्टिक लग जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो उनको खून चूसते हैं डॉग्स का, तो क्या हो रहा है, डॉग को कितनी परेशानी होती है, कितनी इरिटेशन होता है, खुजली करने में रहता है। तो डॉग ये क्या कर रहा है, इसको तो मजा आ रहा है, ये तो खुश है कि इसमें से क्या हो रहा है, इसको ब्लड मिल रहा है, इसको फूड मिल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, डॉग को तो इरिटेशन हो रही है ना, डॉग को क्या हो रहा है, परेशानी हो रही है। तो ये क्या है, इस वजह से हमारे 3 रिलेशनशिप है। ये आपको क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि पैरासिटिज्म क्या होता है, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, ठीक है, ये सारे वर्ड्स है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना। अब हम आ जाता है ट्रेडिशनल नॉलेज
वृषविद्या, ये आपके बुक में दिया गया है। वृषविद्या क्या है? देखो, ये एक बुक है, टेक्स्ट बुक का नाम है, जो बहुत पहले एंशिएंट टाइम में लिखी गई है। और इसका मतलब क्या है? देखो, तो संस्कृत में लिखा गया, इसका मतलब है प्लांट साइंस। ये प्लांट्स का एक तरफ से साइंस है। ये एंशिएंट टेक्स्ट है जो इंडिया में लिखा गया है बहुत पहले। तो इसमें लिखा गया है, इसमें प्लांट्स का साइंस, कैसे हम प्लांट्स को अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं, फार्मिंग हम किस तरह कर सकते हैं, इस बारे में लिखा गया है। इसमें ना एक वर्ड का बहुत बड़ा रोल है, वो है कुनप्पा जला। इसमें बहुत इम्फोसाइज किया गया है इस बुक में कि कुनप्पा जला फार्मिंग हमें करनी चाहिए। ये है क्या कुनप्पा जला? देखो, फार्मिंग ये साउथ साइड में ज़्यादा किया जाता था, अब तो बहुत पहले ट्रेडिशनल हुआ करता था, अब शायद इसको धीरे धीरे कम हो गया है। ये क्या फर्मेंटेड वेस्ट होता था? देखो, फर्मेंटेड वेस्ट मतलब जितना भी हमारे कितने होंगे, जो हमारे फूड होते थे, वेस्ट वाला फूड होता था, जैसे हमने कुछ वेजिटेबल छिल रहे हैं, उनके छिक्कल हो गए, हमारा कितना फूड वेस्ट वाला होता था, उस फूड वेस्ट हो गया। हमारे क्या हो गया, जो हमारे काउ डंग्स हो जाते थे, ठीक है, गोबर, इन सबको मिलाकर ये क्या बनाते थे? फर्मेंटेड वेस्ट बनाते थे। उसी वेट का लिक्विड को ये क्या अपने लैंड में फेंकते थे, अपने के खेत वेत में डालते थे। इससे क्या होता है? सॉइल एकदम फर्टाइल होती थी और इतना अच्छा उसमें प्लांट ग्रो करता था, और उसमें सॉइल को भी कोई हार्म नहीं होता था, सॉइल में भी न्यूट्रिएंट्स बनते थे। तो ये एक नप्पा चला एक प्रोसेस होता था, जिस वजह से क्या है, एंशिएंट टाइम में प्लांट्स में क्या होता था, एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते थे और प्लांट्स भी हेल्दी होते थे और ह्यूमंस भी हेल्दी होते थे। आजकल क्या हो रहा है? आजकल देखना, आप जितना भी खेत वेत है उसमें अगर कीड़े लग जा रहे हैं, फर्टाइल है, तो उसमें सबसे पहले यूरिया डाला जाता है, फिर डिफरेंट डिफरेंट क्या डाले जाते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स डाले जाते हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड्स को मारने के लिए अदर केमिकल्स डाले जाते हैं। इतने सारे केमिकल्स से एक प्लांट उगता है। देखो, हमारा गेहूं, धान, ये सारे में भी इतना प्रोसेस लगता है, इतना खाद पानी लगता है। इस वजह से क्या हो रहा है, जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो तो डैमेज हो जाता है। और क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा केमिकली फूड हो रहा है हमारे आसपास में, जितना भी फार्मिंग हो रही है, आपको पता होना चाहिए उसमें कितना केमिकल्स डलता है। तो पहले की फार्मिंग में कितना अंतर होता था? पहले की फार्मिंग में सब नेचुरल वेस्ट डाला जाता था, जो क्या कर रहा है, सॉइल को और ज़्यादा अच्छा बना रहा है, उसमें और न्यूट्रिएंट्स डाल रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ किया जा रहा है, उससे सॉइल तो खराब हो रही है। सॉइल अभी अच्छा अनाज देगी, अगले साल और कम देगी और कम देगी। इस वजह से क्या हो रहा है, सारा जो हमारा लैंड है वो डैमेज हो रहा है उस केमिकल सॉइल से, केमिकल फर्टिलाइजर से। और क्या हो रहा है, जो हमारा अनाज है वो भी इतना अच्छा न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है, उसमें भी केमिकल इफेक्ट पड़ता है। तो सस्टेनेबल फार्मिंग क्या है? प्रैक्टिस एग्जिस्ट लॉन्ग एगो, जो बहुत साल पहले यूज़ किया जाता था। लेकिन पहले इतना सारे केमिकल्स नहीं होते थे, तो पहले के अनाज बहुत अच्छे भी होते थे, न्यूट्रिएंट्स भी मिलता था। तो अब हमारा हम कर क्या सकते हैं? ट्रेडिशनल विजडम और मॉडर्न साइंस को एक बना के सस्टेनेबल फ्यूचर हम कर सकते हैं। मतलब हम पहले का ट्रेडिशनल, अगर हम ट्रेडिशनल फार्मिंग हम आजकल यूज़ करें, तो इससे हमारा बहुत इफेक्ट हो सकता है, हमारा न्यूट्रिएंट्स अच्छा हो जाएगा, हमारा लैंड का सॉइल अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है, किस में आए हुए हैं, ये आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में आए हैं, नेशनल साइंस ओलंपियाड में आया हुआ है 2023 में। पहला क्वेश्चन है, फूड वेब रिप्रेजेंट। हमने फूड वेब पढ़ा, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? लीनियर फीडिंग रिलेशनशिप, या इंटरलिंक्ड फूड चेन, या ओनली प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, या ओनली डिकम्पोजर। हमने इसका पढ़ा था कि इंटरलिंक्ड फूड चेन है, तो करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया प्रैक्टिस में 2024 में, ठीक है। देखो, यूपीएससी में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन इन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म? म्यूचुअलिज्म का कौन सा एग्जाम्पल है? टिक ऑन डॉग्स हमने पढ़ा था, इसमें तो ये क्या हो रहा है, एक को परेशानी हो रही है, एक को अच्छा मजा आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब है दोनों साइड से दोनों को हैप्पी है। ऑर्चिड ऑन ट्री नहीं। बी एंड फ्लावर, ये शायद हो सकता है, क्योंकि बी भी खुश थी और फ्लावर्स भी। अब हम लास्ट ऑप्शन भी देते हैं, स्नेक्स ईटिंग फ्रॉग। ये तो देखो, स्नेक्स ईटिंग फ्रॉग, स्नेक को मजा आएगा खाने में, फ्रॉग तो मर गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, हमारा करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। करेक्ट आंसर है हमारा सी, बी एंड फ्लावर, ये एक म्यूचुअलिज्म का है। अब देखिए, पैरासिटिज्म, ये हमने पढ़ा। पैरासिटिज्म मतलब एक हैप्पी है, दूसरा सैड है, मतलब एक को खुश हो रहा है और दूसरे को क्या डैमेज हो रहा है। बी ऑन फ्लावर, म्यूचुअलिज्म, दोनों खुश हैं। ऑर्चिड ऑन ट्री, ये क्या है, कम्युनलिज्म है, कि मतलब एक खुश है, दूसरा को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। टिक ऑन डॉग, ये हो सकता है ना टिक, क्योंकि टिक खुश है, डॉग है अनहैप्पी है, क्यों? डॉग को तो इरिटेशन हो रही है, खुजली हो रही है, इतने सारे टिक्स पड़े हुए हैं उसकी बॉडी में। फॉक्स ईटिंग रैबिट, जो फॉक्स ईटिंग रैबिट है, देखो ये हमारा थोड़ा सा ये क्वेश्चन हमारा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, क्योंकि फॉक्स ईटिंग हैबिट रैबिट ऐसा हो रहा है कि फॉक्स भी हैप्पी है, तो करेक्ट आंसर वैसे हम सी बोलेंगे, क्योंकि इसमें पूरा डैमेज हो रहा है, ये पूरा खत्म नहीं हो जा रहा है। रैबिट तो अगर ईट करने के बाद पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या हो रहा है, डॉग को क्या हो रहा है, टिक परेशानी दे रहा है, मतलब डैमेज कर रहा है धीरे धीरे। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम? कि ह्यूमन का मेड इकोसिस्टम कौन सा हो सकता है? फॉरेस्ट,
फॉरेस्ट ह्यूमन ने नहीं बनाया है, ये नेचर ने ही हमें दिया, पॉन्ड हमें नेचर ने दिया, एग्रीकल्चर फील्ड और ये रिवर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है कि हर कोई बता देगा कि एग्रीकल्चर फील्ड ही ह्यूमन ने बनाया हुआ है और सब हमें नेचर से ही मिला हुआ है। सो करेक्ट आंसर इज सी। सो एग्रीकल्चर फील्ड ही हमारा ऐसा है जो ह्यूमन मेड है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं बस लास्ट में यही कहना चाहती हूँ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सो ड्रीम इट, विश इट एंड डू इट। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।